गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा, आसान, इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। AS10, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आम बोलचाल की भाषा में हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। AS10 आप क्या करेंगे, कॉपी किताब नोट्स वगैरह सब बंद करके रख देंगे और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उन क्वेश्चनों का आंसर देना। ठीक जी सर। एक कंपनी है, उसके पास एक ट्रक है। बताइए क्या ट्रक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है? मैं आंसर आपको कम से कम भी 10 मिनट के बाद दूंगा। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है जी सर। क्या ट्रक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? एक कंपनी है, उसके पास चेयर है। क्या चेयर कंपनी के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? एक कंपनी है, उसके पास लैपटॉप है। क्या लैपटॉप कंपनी के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? एक कंपनी है, उसके पास एसी है। क्या एसी कंपनी के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? आप लोगों ने इन चारों असेट के बारे में अपना आंसर दे दिया होगा। मैं सर आंसर थोड़ा रुक के दूंगा। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई भी ऐसी आइटम जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देती है और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, उसे हम प्यार से असेट बोलते हैं। आपका एक चैप्टर आएगा फ्रेमवर्क। सर देखिए, असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपका इक्विटी क्या होता है, इन सब के बारे में फ्रेमवर्क में डेफिनेशन दे रखी है, एक्सप्लेन कर रखा। ठीक जी सर। मैं आपको भी ब्रॉडली बता देता हूं। कोई भी ऐसी आइटम जो हमारे कंट्रोल में है और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो अपने लिए क्या होती है? असेट होती है। देखिए कोई भी ऐसी आइटम जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है जी सर, और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो अपने लिए क्या बनेगी? असेट बनेगी। अभी आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपको पेज का आइडिया नहीं आएगा। जब मैं बोलूं तब लिखना आपने, ठीक है। असेट क्या होता है बेसिकली? सर कोई भी ऐसी आइटम जिसे हम क्या करते हैं सर? हेल्ड करते हैं, या मैं कहूं कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ठीक, प्लस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक जी सर। आप असेट से बेनिफिट कैसे ड्राइव करते हैं? आप असेट को यूज कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव उसे हेल्ड फॉर सेल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या आपने उसे आगे सर मतलब आपने कहीं पैसा लगा रखा जहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलते हैं, ठीक जी सर, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। आप एक काम करेंगे, एक बार इतना लिख लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ। ये जो इतना हिस्सा है, पेज के 20% तक रखना आपने, ठीक है जी सर। लिखेंगे जल्दी से। असेट बेसिकली क्या है? एक ऐसी आइटम है जिसे हम हेल्ड करते, कंट्रोल करते हैं, और जो सर हमें क्या करेगी? फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ठीक है जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बेनिफिट असेट से कैसे ड्राइव कर रहे हैं? सर असेट को यूज करके। बाय यूजिंग द असेट, असेट को यूज करके, ठीक है। अगर आप असेट को यूज करके बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं, तो ये बताइए असेट की नेचर कैसी है? टेंजिबल है, इनटेंजिबल है? सर टेंजिबल है, तो सर प्राइमा फेसी अपने लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी। कोई भी ऐसी आइटम जो टेंजिबल नेचर की है, जिसे यूज करके हम क्या करेंगे? फ्यूचर में बेनिफिट ड्राइव करेंगे, सर प्राइमा फेसी अपने लिए क्या होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी, ठीक है। अब सर अगर वो आपका
इंटेंजिबल है तो सर वो इंटेंजिबल असेट बन जाएगी, ठीक है जी सर। प्रॉपर्टी प्लांट आप साथ साथ लिखेंगे एंड इक्विपमेंट, या फिर वो क्या है, इंटेंजिबल असेट है। अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो सर अपना AS 10 में डील होगी, और अगर वो इंटेंजिबल असेट है तो AS 26 में डील होगी। चले आगे। हाँ जी सर, कोई भी ऐसी आइटम जिसे हम कंट्रोल करते हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, अपने लिए एसेट बन गई। अब हम बेनिफिट ड्राइव कैसे करते हैं सर, यूजिंग द एसेट, एसेट को यूज करके। अगर वो टेंजिबल है तो प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगी, अगर वो इंटेंजिबल है सर तो क्या होगी सर, इंटेंजिबल एसेट बन गई, ठीक है जी सर। चलिए आप बेनिफिट कैसे ड्राइव करते हैं सर, हमने उसे हेल्ड कर रखा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो अपने लिए क्या बन गई, वो इन्वेंट्री बन गई, ठीक है। लिखेंगे हेल्ड फॉर सेल in the ordinary course of business। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर देखिए, अगर कोई भी ऐसी आइटम जिसे हम फ्यूचर में क्या करेंगे सर, जिसने हम फ्यूचर में बेनिफिट ड्राइव करेंगे, और ड्राइव कैसे करेंगे सर, हमने उसे हेल्ड कर रखा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ठीक है। तो अपने लिए क्या बन गई सर, वो इन्वेंट्री बन गई। हम उसे AS 2 में डील करेंगे, ठीक जी सर। आपने उसे हेल्ड कर रखा है किस पर्पज के लिए सर, अर्निंग इनकम ऑफ डिविडेंड, या फिर आपका सर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, या फिर इंटरेस्ट, ठीक है जी सर। लिखेंगे हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, या ऐसा लिखेंगे हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम एज डिविडेंड और इंटरेस्ट और रेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये अपने लिए सर इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, AS 13 में डील होगी। ये अपने लिए क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, AS 13 में डील होगी। चलें जी सर, बताइए असेट क्या है, कोई भी ऐसी आइटम जिसको हम कंट्रोल करते हैं और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, अपने लिए क्या बन गई, एसेट बन गई, ठीक जी सर। अब हम बेनिफिट ड्राइव कैसे करते हैं सर, असेट को यूज करके। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल असेट सर, हमने हेल्ड कर रखा उसको फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन्वेंटरी बन गई सर। हम उससे इनकम कमाते हैं इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, या रेंट के रूप में सर, एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, ठीक है जी सर। मैं आपको बता दूं, लैंड एंड बिल्डिंग जो है जिसको आपने सर रेंट पे दे रखा है, वो आपका जो रेंटल इनकम है सर, वो आपकी AS 13 में डील होती है, ठीक है जी सर। चलिए, मैंने 4 असेट लिखी थी और आपसे पूछा था बताइए 4 असेट जो हैं क्या एक कंपनी के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। आप बच्चों ने आंसर दिया था, ठीक है जी सर। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ट्रक के बारे में पूछा था, अब मैं दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ट्रक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर किसी बच्चे का आंसर यस है तो आंसर गलत है, अगर किसी बच्चे का आंसर नो है तो भी आंसर गलत है। सर फिर आंसर किसका ठीक होगा,
उस बच्चे का आंसर ठीक होगा जो सबसे पहले ये पूछता है। जैसे मैंने पूछा कि ट्रक क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, स्टूडेंट का क्रॉस क्वेश्चन आया, सर ट्रक जो है उसका हमारे लिए यूज क्या है। मैं कोरियर का काम करता हूं, मैंने अपने ट्रक परचेज कर रखे हैं, बताइए मेरे लिए ट्रक क्या हो गया? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि मैं उसे अपने बिजनेस में यूज करता हूं। सर मैं टाटा कंपनी हूं, मेरा काम ट्रक खरीदना बेचना है, मैं ट्रक बना के बेचती हूं, तो अपने लिए क्या बन गया? इन्वेंट्री। अच्छा, सबसे पहले सर किसी भी असेट के डिस्क्रिप्शन के बेस पे हम लोग उसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। हम क्या करेंगे सर? असेट का यूज देखेंगे। असेट का क्या देखेंगे? यूज देखेंगे। चेयर, मेरा काम पढ़ाना है, मैंने सर स्टूडेंट के बैठने के लिए चेयर परचेज कर रखी है, तो मेरे लिए चेयर क्या बन गई? सर आपके लिए चेयर बन गई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देता हूं, मेरा काम चेयर बेचना है, तो अगर मेरा काम चेयर बेचना तो चेयर मेरे लिए क्या बन गई? इन्वेंट्री बन गई, क्योंकि मैं उससे इनकम अर्न करूंगा सेल करके इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। मेरा काम चेयर बेचना है, लेकिन मैंने 5 चेयर ना सर स्टाफ के बैठने के लिए परचेज कर रखी है। अब बताइए चेयर मेरे लिए क्या होगी? सर जो चेयर आपने स्टाफ को बैठने के लिए सर परचेज कर रखी है, स्टाफ के यूज के लिए सर रख रखी है, वो आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएंगी, और जो चेयर सर आपने बेचने के लिए रख रखी है वो आपके लिए इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक जी सर। लैपटॉप, सर आपका काम पढ़ाना है, लैपटॉप आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अगर आप लैपटॉप को खरीदते बेचते तो आपके लिए लैपटॉप क्या बनेगा? इन्वेंट्री बनेगा। एसी, सर अगर मान लो आप एसी को खरीदते बेचते हैं तो आपके लिए एसी क्या बनेगा? सर इन्वेंट्री बनेगा। लेकिन सर अगर मान लो आपने अपने बिजनेस के लिए एसी को यूज किया तो आपके लिए क्या बन जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक जी सर। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ये असेट आपके लिए क्या है, तो आप उससे सबसे पहले पूछना इस असेट को लेके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसी आइटम जिसे हम कंट्रोल करते हैं, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी और हम बेनिफिट ड्राइव करेंगे उसको यूज करके, तो अपने लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी, अगर वो टेंजिबल नेचर की। ठीक जी सर। अब मैं आपको AS10 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। AS10 के अकॉर्डिंग मैं क्या बताने जा रहा हूं? डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। ठीक है जी सर। आप अभी क्या करेंगे? नोट्स बंद रखेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, रेगुलर कोर्स में मैं क्या करता हूं, इस कॉन्सेप्ट को पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर लिखवाता हूं। तो जब लिखवाने का नंबर आएगा ना, तो मैं आपके साथ सर एडवांस अकाउंट क्विकर रेफर कर लूंगा। टिल दैट सर आप क्या करेंगे? नोट्स को बंद रखेंगे। हाँ, कॉपी ओपन रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर जो आपकी कॉन्सेप्ट बुक है उसे बंद रखें। ठीक जी सर। शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम, वो टेंजिबल आइटम होती है और वो 2 कंडीशन पूरी करती है। पहली कंडीशन, आपने उन्हें हेल्ड किया, आपने उन्हें हेल्ड किया किस पर्पज के लिए? यूज इन द प्रोडक्शन पर्पज, प्रोडक्शन पर्पज के लिए। पता मैं क्या करता हूं? मैं ना सर लैपटॉप बना के बेचता हूं। ठीक है, अब लैपटॉप बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मशीन परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो मशीन है जो लैपटॉप के प्रोडक्शन में यूज होती है, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक जी सर। मैं एसी बेचता हूं, अब मैं एसी का प्रोडक्शन करता हूं। ठीक, मैं फर्टिलाइजर बेचता हूं, मैं फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करता हूं, तो सर फर्टिलाइजर को के प्रोडक्शन के लिए जो मशीन है वो अपने लिए क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक जी सर। चलिए, कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और टेंजिबल आइटम, वो टेंजिबल आइटम होती है और 2 कंडीशन पूरी करती है। पहली कंडीशन, सर आपने उसे हेल्ड कर रखा, यूज इन द प्रोडक्शन पर्पज, और सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस की सप्लाई के लिए। एग्जांपल के तौर पे सर मेरा कोरियर का काम है, मैंने अपने कुछ ट्रक परचेज कर रखे हैं, तो मैं क्या करता हूं सर? सप्लाई करता हूं गुड्स की। ठीक है, तो मेरे लिए क्या बन गया सर? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक। थर्ड वो कहते हैं सर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। मेरे पास सर कुछ चेयर है जिसमें स्टूडेंट बैठते हैं, और कुछ चेयर सर मेरा स्टाफ यूज करता है। जो स्टाफ यूज करता है सर, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। ठीक जी सर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर टेंजिबल नेचर की होती है, 2 कंडीशन पूरी करती है। पहली कंडीशन सर आप उसे हेल्ड करते हैं यूज करने के लिए। किस में यूज करने के लिए? प्रोडक्शन पर्पज के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए, सर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, या फिर आपने उन्हें किराए पे दे रखा, रेंटल टू अदर। ठीक सर, अगर हम किराए पे लैंड एंड बिल्डिंग को देते हैं तो सर वो AS13 में डील होती है। ठीक जी सर। मैं इस कॉन्सेप्ट को
रेंटल टू अदर वाले कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करूंगा AS13 में, ठीक जी सर। चलिए, पहली कंडीशन कौन सी है सर? आपने उसे हेल्ड कर रखा यूज करने के लिए, आइदर फॉर प्रोडक्शन पर्पज और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज और रेंटल टू अदर, ठीक। सेकंड कंडीशन सर, जो आप उस एसेट को यूज करेंगे उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जो है वो मोर देन 12 मंथ है, 12 महीने से ज्यादा सर आप क्या करेंगे उसे यूज करेंगे, ठीक जी सर। एक प्यारी सी बात और सर, जो टेंजिबल आइटम होती है उनका फिजिकल सब्सटेंस होता है, मतलब कोई भी ऐसी एसेट जिसका फिजिकल सब्सटेंस है जो दो कंडीशन पूरी करती है, आपके लिए क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक जी सर। बेटा क्या होता है, जैसे मान लो हमने वाइपर खरीदा सफाई के लिए, ठीक है, उसकी लाइफ 6 मंथ है, हालांकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज हो रहा है, लेकिन सर उसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ है, इसलिए सर मतलब मोर देन 12 मंथ नहीं है, इसलिए सर अपने लिए प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बनेगा, ठीक जी सर। चलिए क्या लिखता देखिए, मीनिंग property plant and equipment are tangible items that are held for use in the production or supply of goods or service for administrative purpose or rental to other, ठीक, and or are expected to be used during more than 12 months। सर आप उसे 12 महीने से ज्यादा क्या करेंगे? यूज करेंगे। टेंजिबल आइटम है फिजिकल सब्सटेंस, ठीक जी सर। देखिए सबसे पहले सर अगर मैं स्टेप वाइज बात करूं, अब मैं जो लिख रहा हूं आपने लिखना नहीं, मैं वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले सर क्या करेंगे हम लोग? सर सबसे पहले हम आइटम को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये आइटम असेट है या नहीं है। कोई भी ऐसी आइटम सर जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, अपने लिए क्या बन जाएगी सर? वो अपने लिए सर असेट बन जाएगी, ठीक जी सर। अब वो असेट है तो क्या वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है? कोई भी ऐसी आइटम जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है और जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती है, अपने लिए क्या बन जाएगी? असेट बन जाएगी, ठीक जी सर। अगर असेट है तो हम लोग फिर क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन लगा के देखेंगे, ठीक जी सर। अब अगला स्टेप क्या होगा उससे पहले मैं आपको एक बार ब्रॉडली बात बताता हूं। जो एएस है ना सर, वो मेजरली 4 चीजें कवर करके चलते हैं। सबसे पहले वो ये कवर करके चलते हैं, रिस्पेक्टिव आइटम को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, रिकॉग्निशन, मैं कह सकता हूं एएस, कोई भी एएस है सर, ठीक है। रिस्पेक्टिव आइटम को हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तो कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? अगर रिकॉर्ड करेंगे तो कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? मेजरमेंट। सर उसके डिस्क्लोजर क्या है? उसकी प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक जी सर। किसी भी आइटम को सर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखेंगे। कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? मेजरमेंट, नेसेसिटी, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन, ठीक जी सर। अब मेरी बात सुनना, मैंने एक आइटम एक्वायर की, क्या मेरे लिए असेट है? मैंने क्या देखा सर? क्या उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है? कंट्रोल का मतलब होता है उस असेट से मैं बेनिफिट ड्राइव करूंगा और किसी और एंटिटी को बेनिफिट ड्राइव करने से मैं रोक सकता हूं, मेरे पास पावर है, ठीक है जी सर। क्या मेरे पास उसका कंट्रोल है? हाँ। क्या वो आइटम मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगी? हाँ। तो अपने लिए सर क्या बन गई? एसेट बन गई। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है या नहीं है। इसके लिए मैं क्या करूंगा सर? सर दो कंडीशन लगा के देखूंगा। एक तो कंडीशन सर, उसे मैं हेल्ड कर रहा हूं प्रोडक्शन पर्पज के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए, रेंटल टू अदर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, एंड उसकी जो लाइफ है मोर देन 12 मंथ है, ठीक है जी सर। अब ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तो ये पीपी है। अब पीपी को मैं रिकॉर्ड करूं या ना करूं, रिकॉर्ड करूं या नहीं, इसके लिए सर मैं क्या करूंगा? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखूंगा। सर AS10 ये कहता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप एज ए असेट रिकॉर्ड कर लेंगे अगर वो दो कंडीशन पूरी करती है। पहली कंडीशन सर क्या है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो आइटम आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो असेट आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ठीक है। सेकंड, उसकी जो कॉस्ट है आप उसे रिलायबली मेजर कर पाएंगे। मैंने एक असेट खरीदी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्वालिफाई करती है, तो फिर मैं क्या करूंगा सर? क्या उसे रिकॉर्ड करूंगा? नहीं करूंगा। मैं इससे बात कर रहा हूं, क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी तो फ्यूचर में बेनिफिट देगी? इसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, कितनी तेरी कॉस्ट आई है, क्या इस बात का मैं रिलायबल एस्टिमेट लगा पाऊंगा? अगर आंसर यस है तो हम क्या करेंगे सर? उसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे सर? दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, वो अपना अलग अगला पॉइंट रहेगा, ठीक जी सर। आइए
रिकॉग्निशन। PPE shall be recognized as an asset if and only if it is probable that future economic benefit associated with the item will flow to the entity. इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि सर ये आइटम हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी एंड और कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर रिलायबली। हम सर इस आइटम की कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं। ठीक जी सर। अब मुद्दा उठता सर कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी सर, कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे सर। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक है इनिशियल रिकॉग्निशन, एक है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सर मतलब क्या है, देखिए मैं आज इस असेट को खरीद के लेके आया, या मैंने क्या किया सर, मैंने एक असेट का, एक सेकंड ये मान लेते हैं बिल्डिंग है एक, मैंने क्या किया इस असेट का कंस्ट्रक्शन कराया। ठीक, मैं इस असेट को खरीद के लेके आया हूं, इसका मैंने कंस्ट्रक्शन कराया। ठीक, तो मैं इन असेट को कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। कहता है बुक्स में जब आप पहली बार लिख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन। ऑलरेडी आपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर रखा है 31 मार्च को, जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो उस डेट पे आप इसे कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप बुक्स में पहली बार कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आइए, रिकॉग्निशन अमाउंट ऑफ पीपी, पीपी शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट 2 स्टेजेस, 2 स्टेज पे। इनिशियल रिकॉग्निशन, पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड करना। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, बैलेंस शीट डेट पर, या मतलब मैं लिखवा रहा था रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट को रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं। ठीक है जी सर, बैलेंस शीट डेट पर कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड होगी। ठीक जी सर। बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, बात करेंगे। सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या है सर, बैलेंस शीट डेट पे कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर। आइए अब डिस्कस करते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। देखिए ऐसे समझते हैं, ये असेट है, क्या ये पीपी है या नहीं है, इसके ऊपर पीपी की डेफिनेशन लगा के देखूंगा। अगर ये पीपी है तो क्या मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा, इसके ऊपर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लगा के देखूंगा। अब अगर मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा तो इनिशियली बुक्स में पहली बार जब मैं इसको लेके आऊंगा तो कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है जी सर। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को चाहे आपने परचेज किया है, आप उसे एक्सचेंज में लेके आए हैं, या आप उसे सर कंस्ट्रक्शन करके बना रहे हैं, ठीक है, आप उसे क्या करेंगे सर, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी सर। चलिए अब एक काम करेंगे, नोट्स वगैरह बंद करके रख देंगे। ठीक है जी सर, और मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम अपनी बुक्स में जब पहली बार लेके आएंगे तो कितनी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, मैंने आपको बताया कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जब हम लोग अपनी बुक्स में पहली बार लेके आएंगे तो कितनी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, मैंने आपको बताया सर उसे हम क्या करेंगे सर, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब मुद्दा एक ही उठता है कि कॉस्ट में क्या आएगा और कॉस्ट में क्या नहीं आएगा। मैं पहले आपको ना जर्नल प्रोविजन बताऊंगा कि कॉस्ट में ये आएगा, जर्नल मतलब एक डेफिनेशन में बताऊंगा। ठीक जी सर। फिर मैं आपके साथ 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, उन एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक, आपने उन क्वेश्चनों का आंसर देना है, क्योंकि हमारी क्लास 2 वे कम्युनिकेशन में रहती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप आंसर देंगे। आंसर कहां देंगे सर, आपकी कॉपी के लास्ट के 4-5 पेज पे, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो कॉपी का टॉप का पेज खाली होता है ना, आप वहां पे सर क्या कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी सर। आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद सर मैं चीजों को बारीकी से बताऊंगा और फिर मैं उन एग्जाम्पल को दोबारा फिर डिस्कस करूंगा। आप देखना इनिशियल रिकॉग्निशन का जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है आपका पक्का हो जाएगा। ठीक जी सर। आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग इनिशियली कितनी वैल्यू पे दिखाएंगे सर, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक, अब कॉस्ट में क्या आएगा, लेमैन की लैंग्वेज में सर जो डायरेक्ट कॉस्ट है,
जो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है जी सर। डेफिनेशन में कहता है इनिशियली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, और कॉस्ट में क्या आएगा, कहता है एनी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा, ओब्लिक कॉस्ट इनकर्ड, आपने कोई खर्चा या कॉस्ट इनकर्ड की है इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिलेशन में सेल बी कैपिटलाइज्ड, आप उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। इफ सच एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी, अगर वो खर्चा नेसेसरी है टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन and it to be capable of operating in the manner as intended by the management। आप कोई भी खर्चा करते हैं, आप कोई भी कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, किसके ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, तो आप उसे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ कैपिटलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। अगर वो खर्चा जरूरी है, नेसेसरी है, दैट एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट, असेट को लाने के लिए, टू द पोजीशन एंड कंडीशन, उस कंडीशन और हालात में लाने के लिए, एंड टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, उस कंडीशन में लाने के लिए सर, ऐसे ऑपरेट करने के लिए जैसे मैनेजमेंट चाहता है, ठीक। अब मेरी बात सुनना, क्या होता है, मैंने एक एसी परचेज किया, ठीक है। अब जब मैंने एसी परचेज किया तो परचेज प्राइस आ जाएगा, जी सर। अब मैं उस एसी को सर फ्रेट पे करके ऑफिस में लेके आया, तो फ्रेट पेड का खर्चा आ जाएगा, जी सर। अब एसी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल कराना पड़ेगा। अगर मैं एसी को इंस्टॉल नहीं कराऊंगा तो मैं उसे यूज ही नहीं कर पाऊंगा जैसे मैं उसे यूज करना चाहता हूं। तो जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर है वो नेसेसरी है टू ब्रिंग दिस सेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक, एंड कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक जी सर। तो सर मैं क्या करूंगा, एसी को इंस्टॉल कराऊंगा तो वो जो खर्चा मैं इनकर्ड करूंगा उसे मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा, ठीक जी सर। मेरी बात सुनना, मैंने कार खरीदी, आपने कार खरीदी, ठीक जी सर। मैंने कार के ऊपर सर अलग से कोई सीट कवर वगैरह नहीं लगवाए, मैंने कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाया, आपने अलग से सर क्या किया, म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया, और साथ में सर आपने कवर भी लगवा लिया। तो वो खर्चा सर आपके लिए नेसेसरी था सेट के लिए, तो आपने क्या करना है सर, उसे कैपिटलाइज करना, ठीक जी सर। बड़े आगे, हाँ जी। अब मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिखूंगा, आपने सिर्फ सोचना है और आंसर देना सर कि इन एग्जाम्पल में ये कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी। बाद में सर मैं क्या करूंगा, बारीकी से जब बातों को डिस्कस करूंगा तो इन एग्जाम्पलों में फिर से लौट के आऊंगा, ठीक है जी सर। ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4-5 जितने भी एग्जाम्पल है, 3-4, ठीक है, हर एग्जाम्पल अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल है, ठीक है जी सर। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम लोग इनिशियली कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी सर। कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, ठीक है, जो उस असेट के लिए नेसेसरी है, उसे उस कंडीशन में लाने के लिए, उसे उस कंडीशन में लाने के लिए और ऐसे ऑपरेट करने के लिए सर जैसा सर मैनेजमेंट चाहता है, ठीक है, और वो खर्चा उसके लिए नेसेसरी, ठीक है जी सर। हमने क्या किया सर, एक सिनेमा हॉल बनवाया, ठीक है जी सर। ऐसा सिनेमा हॉल आसपास के एरिया में नहीं है, और सिनेमा हॉल बनवाने पे जो हमारी कॉस्ट आई वो 10 करोड़ रुपीज आई, ठीक है जी सर। अब सर लोगों को कैसे पता लगेगा कि जो सिनेमा हॉल है वो यहां पे है, इसमें ये फीचर है, ठीक है जी सर। तो हमने क्या किया सर, सिनेमा हॉल को प्रमोट करने के लिए एक हीरो को बुला लिया, एक सुपरस्टार को बुला लिया, ठीक है जी सर। स्टार को भी, सुपरस्टार को बुला लिया, ठीक है, एक हीरोइन को भी साथ में बुला लिया। उन दोनों ने जो पैसे मांगे हमसे, 1 करोड़ रुपए मांगे, हमने 1 करोड़ रुपए उनको दे दिए, और 20 लाख का हमारा खर्चा हो गया, ठीक है जी सर। हमने क्या किया सर, स्टार को बुला लिया, बताइए क्या ये जो 1 करोड़ 20 लाख का खर्चा है ये कैपिटलाइज्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है। आप अपना आंसर दे दीजिए, मैं आंसर बाद में दूंगा, ठीक है जी सर। सेकंड, हमने एक सिनेमा हॉल बनाया, ठीक है, 10 करोड़ की कॉस्ट इनकर की, ठीक जी सर। अब लोगों को पता कैसे लगेगा कि सिनेमा हॉल है यहां पे, हमने क्या किया सर, एडवर्टीजमेंट की, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं।
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया सर हमने 15 लाख, क्या ये खर्चा कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा? थर्ड, हमने क्या किया, एक सिनेमा हॉल बनाया और 10 करोड़ उसके ऊपर खर्चा हुआ। अब लोगों को कैसे बुलाया जाए, क्योंकि जो टिकट के रेट थे थोड़े ज्यादा थे, क्योंकि हमने सर खर्चा ज्यादा कर रखा था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 महीने टिकट्स आर सोल्ड एट द रेट 50% डिस्काउंट, टिकट्स आर सोल्ड एट द रेट 50% डिस्काउंट। ठीक जी सर। अच्छा, ड्यू टू दिस we have the loss of ज्यादा हो गया 40 लाख, 20 लाख का लॉस हो गया मैं। ठीक, बताइए ये जो 20 लाख का हमें लॉस हुआ क्योंकि हमने टिकटें स्टार्टिंग में सस्ती बेची है, तो क्या इस 20 लाख के लॉस को हम कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? एक एग्जांपल और, सर हमने एक सिनेमा हॉल बनवाया, 15 करोड़ की कॉस्ट आई उसके ऊपर। सर 10 करोड़ ही रखते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है। अब सर हमने क्या किया, बात सुनना ध्यान से। टू रन द सिनेमा हॉल प्रॉपरली, टू रन द सिनेमा हॉल प्रॉपरली, सिनेमा हॉल को प्रॉपरली रन करने के लिए a trial run was needed to check the working condition of each equipment। जैसे हमने सिनेमा हॉल बनवाया, ठीक है। अब सर सिनेमा हॉल प्रॉपर काम कर रहा नहीं कर रहा, सर क्या जो स्क्रीनिंग है वो प्रॉपर हो रही या नहीं हो रही, लोगों को बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है, एसी वगैरह प्रॉपर चल रहे हैं नहीं चल रहे, फैन वगैरह प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। इन सब के लिए सर हमने क्या किया, टू रन द सिनेमा हॉल प्रॉपरली ए ट्रायल रन वाज नीडेड फॉर 7 days, 7 दिन के लिए सर ट्रायल रन चाहिए था, ठीक है। द वर्किंग कंडीशन ऑफ ईच इक्विपमेंट, बताइए यहां पे सर जो हमने ट्रायल रन चलाया उसके ऊपर सर हमारा 5 लाख का एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया। तो क्या ये जो अमाउंट है ट्रायल रन के ऊपर 5 लाख का, ये कैपिटलाइज्ड होगा या नहीं होगा? ठीक जी सर। मैंने सर आपके सामने 4 एग्जाम्पल रखे हैं, इन चारों एग्जाम्पल को मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। आइए, उससे पहले मैं बारीकी से डिस्कस करने जा रहा हूँ AS 10 के अकॉर्डिंग सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करें, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो मैं अब आपके साथ बारीकी से इस बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इनिशियली हम कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, नो डाउट कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। कहता सर सबसे पहले कहता कॉस्ट में ना डायरेक्ट कॉस्ट आएगी। अब वो डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले कहता सर परचेज प्राइस, प्लीज आप नोट्स बंद रखें, परचेज प्राइस, ठीक जी सर। मैं एक काम करता हूँ, एसी का एग्जाम्पल दोबारा ले लेता हूँ, ठीक। मैंने 50,000 का एसी परचेज किया, ठीक है जी सर। अब परचेज प्राइस कितने का आया? 50,000। सर गवर्नमेंट को टैक्स पे करने पड़ेंगे 5,000 के। वो जो टैक्स मैं पे करूंगा उनका मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट मेरे को उन टैक्स को रिफंड करके नहीं देगी। वो जो मैं टैक्स पे करूंगा, वो जो मैं
क्या पे करूंगा सर? टैक्स पे करूंगा। गवर्नमेंट उन टैक्स का कोई रिटर्न नहीं देगी, ना ही मेरा जो टैक्स बनेगा, जो मतलब जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, आउटपुट बना के बेचता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ, तो उसके ऊपर जो मेरा फाइनल टैक्स बनता है, उस टैक्स के अगेंस्ट भी गवर्नमेंट उसको एडजस्ट नहीं करने देगी। तो अगर टैक्स की नेचर ऐसी है जो नॉन रिफंडेबल है, तो मैं क्या करूँ, कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। और अगर सर टैक्स की नेचर ऐसी है जो क्या है सर, टैक्स की नेचर ऐसी है जो रिफंडेबल है, वो पैसा मेरे को क्या मिलेगा सर, वापस मिल जाएगा, या मैं जब टैक्स पे करूंगा तो उसके अगेंस्ट उसे एडजस्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो सर मैं उसे फिर कॉस्ट का पार्ट नहीं मानूंगा। सो बात की एक बात क्या है, परचेज प्राइस प्लस टैक्सेज इफ नॉट एडजस्टेबल और रिटर्नेबल, ठीक जी सर। आगे सुनिए बात ध्यान से ना सर, मैंने एक एसी खरीदा 50,000 का, मेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, रिबेट मिल गई। मैं सर एसी खरीदने जा रहा था, तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ था 10% फ्लैट डिस्काउंट। मैंने पूछा भाई साहब एसी कितने का, उसने कहा 50,000 का। मैंने कहा डिस्काउंट, उसने कहा सर 5,000 डिस्काउंट हो जाएगा। तो 45,000 मेरे लिए क्या बन गई, कॉस्ट बन गई, ठीक जी सर। मान लो मैं लैपटॉप परचेज करने गया, मैंने कहा लैपटॉप कितने का, उसने कहा 1 लाख का। मैंने कहा 100 लैपटॉप परचेज करना, उसने कहा साहब बैठो चाय पियो आप। मैंने कहा चाय तो होगी यार, आप बताओ 100 लैपटॉप परचेज करने। उसने कहा सर मैं आपको एक लैपटॉप 95,000 में दे दूंगा। अब यहां बात सुनिए ध्यान से ना सर, वैसे प्राइस कितना था 1 लाख, लेकिन मैंने वॉल्यूम में सर ज़्यादा लैपटॉप परचेज किए तो मेरे को प्राइस कितना मिल गया 95,000। तो सर इसे हम बोलते हैं रिबेट। क्या बोलते हैं, रिबेट, ठीक है जी सर। तो सबसे पहले क्या आएगा, परचेज प्राइस प्लस टैक्सेज नॉन रिफंडेबल नेचर के सर, माइनस आपका क्या आएगा सर, आपका रिबेट या डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक जी सर। आगे कहते हैं डायरेक्ट खर्चे जो असेट को लाने के लिए सर नेसेसरी है। अब वो खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं सर, फ्रेट हो सकता है बिल्कुल सर, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हो सकती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो सकती है। सर देखिए मैंने एक मशीन परचेज की, अब मशीन को सर चलाने के लिए ना पहले उसकी साइट बनानी पड़ेगी, साइट पर रखना पड़ेगा, तो सर साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हो सकती है। सर मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन को जब मैं यूज करूंगा ना, तो यूज करने के लिए मेरे को कंसल्टेंसी चाहिएगी। तो अगर मैं कोई कंसल्टेंसी सर पे करता हूँ मशीन को यूज करने के लिए, ठीक है, तो वो खर्चा आ जाएगा। सर असेट को प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए आर्किटेक्ट चाहिए, आर्किटेक्ट की सर आपका जो फी है वो आ जाएगी, ठीक। मेरा एक स्टाफ है, मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मेरा स्टाफ फुल टाइम सर कंस्ट्रक्शन में बिजी रहेगा और कोई काम नहीं करेगा वो, तो सर वो जो स्टाफ है उसकी जो सैलरी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड की वो आ जाएगी, ठीक जी सर। अच्छा सर एक मशीन मैंने परचेज की, अब सर मशीन से फाइनल आउटपुट लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ रॉ मटेरियल उसके अंदर वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक वो रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होगा सर, तब तक वो मशीन प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगी। तो सर इसे हम बोलते हैं ट्रायल रन। तो ट्रायल रन का खर्चा आ जाएगा जी सर। अगर ड्यूरिंग ट्रायल रन, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मशीन से प्रोडक्शन लेना था, ठीक है, अब उसके लिए सर 5 kg रॉ मटेरियल पहले वेस्ट करना पड़ेगा। अब 5 kg की जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो मान लो सर 10,000 थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल मैंने वेस्ट किया ना उसकी स्क्रैप बिक जाएगी 2,000 की। तो 10,000 सर ट्रायल रन कॉस्ट माइनस सर क्या आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप आपका 2,000, तो 8,000 से अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी सर। चले आगे जी सर, तो ट्रायल रन आ जाएगा। ट्रायल रन के कॉन्सेप्ट को मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक जी सर। देखिए सर क्या होता है, कभी कभी ना 2 या 2 से ज्यादा सेट मैं एक साथ एक्वायर करता हूं, एक साथ कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसका एलोकेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 AC परचेज किए 50,000 के, ठीक है जी सर। टैक्स वगैरह सर आपका रिफंडेबल था तो मैं इसमें एडजस्ट नहीं करूंगा, डिस्काउंट वगैरह मैंने एडजस्ट कर दिया मान लो, ठीक है जी सर। अब मैंने एक रिक्शा वाले को बोला भाई साहब ये एसी लेके जाने कितने पैसे लोगे, उसने कहा साहब 200। तो मैं क्या करूंगा 100 एलोकेट कर दूंगा, ठीक जी सर। आइए एक पॉइंट और बच गया, उस पॉइंट को हम रुक के डिस्कस करेंगे, मे भी उसका नंबर आज आ जाए, मे भी अगली क्लास में आ जाए। आइए पॉइंट नंबर 4, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इनिशियली ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शैल बी रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट प्राइस। इनिशियली सर सारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किस पर रिकॉर्ड होगी, कॉस्ट प्राइस पे। आइदर इट इज बीइंग एक्वायर्ड, परचेज और सेल्फ कंस्ट्रक्ट, आपने इसे एक्वायर किया है, एक्सचेंज किया है, या सर आपने क्या किया, इसे खुद से जनरेट किया है, कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है जी सर। नोट्स, एनी एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट इनकर्ड
इन रिलेशन टू पीपी शैल बी कैपिटलाइज्ड इफ सच एक्सपेंडिचर, ये देखिए सर वो क्या लिखता है, एनी एक्सपेंसेस ऑब्लिक कॉस्ट इनकर्ड, कोई भी खर्चा या कॉस्ट जो इनकर्ड की है इन रिलेशन टू पीपी, पीपी के रिलेशन में, शैल बी कैपिटलाइज, उसे हम क्या करें, कैपिटलाइज कर देंगे इफ सच एक्सपेंडिचर, अगर वो एक्सपेंडिचर नेसेसरी है, जरूरी है, टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन एंड इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक, अब कोस्ट में क्या क्या है, कोस्ट इंक्लूड फॉलोइंग, आपका परचेज प्राइस आएगा इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटी एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी सर इसके अंदर आ जाएगी क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी का सर हमें क्रेडिट नहीं मिलता। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स सर इसके अंदर आ जाएंगे। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट है उसको एडजस्ट करने के बाद। बी पॉइंट, any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management. For example, employee benefit cost arising directly from construction or acquisition of PP, cost of site preparation, initial delivery and handling cost, installation and assembly cost, professional fee, cost of testing trial run reduced by any sale of scrap from trial run etc. ठीक, allocable cost, सर ये allocable cost जो आएगी यहाँ लिख लेंगे, that is allocation of direct cost into two or more PP into two or more PP लिखने। एक काम करते हैं, एक बार ना मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, ठीक है जी सर, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कोस्ट में क्या नहीं आएगा, फिर इन चारों एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। पढ़िए क्वेश्चन 1। क्या लिखता है, A Limited has contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed at its new plant in 4 month time। सर ध्यान से देखना क्वेश्चन, ए ने क्या किया सर, सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक मशीन परचेज करेगा जो कि सर उसके न्यू प्लांट में इंस्टॉल्ड होगी 4 महीने के अंदर। ठीक, स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रीपेड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। सर इस मशीन को प्रॉपर मतलब इंस्टॉल वगैरह करने के लिए क्या चाहिए सर, स्पेशल फाउंडेशन चाहिएगी। ठीक, द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लाइंग फाउंडेशन वर 210। सर जो आपका साइट प्रिपरेशन और लेइंग की आपने फाउंडेशन बनाई है उसको रखने के लिए, उसकी कॉस्ट 210 है। दीज एक्टिविटीज वर सुपरवाइज्ड बाय एन आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड। सर ये जो एक्टिविटी है एक आर्किटेक्ट इन्हें सुपरवाइज करेगा। ठीक है, हु इज एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पज एट ए सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ। बात सुनना ध्यान से सर, दीज एक्टिविटी, इन एक्टिविटी को एक आर्किटेक्ट क्या करेगा सर, सुपरवाइज करेगा, जिसको इस पर्पज के लिए सर एम्प्लॉयमेंट में रखा गया है 35,000 पर मंथ सैलरी के हिसाब से। ठीक है जी सर, द मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 1,27,50,000 and a sum of 2,12,500 was incurred toward transportation charges to bring the machinery to the plant site। ठीक, सर मशीनरी को 1,27,50,000 की परचेज की गई और एक सम है 2,12,500 का, वो सर इनकर्ड किया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए। ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एन इंजीनियर वाज अपॉइंटेड एट ए फी ऑफ 37,500 टू सुपरवाइज द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी एट द प्लांट साइट। वो ये कह रहा है एक इंजीनियर को अपॉइंट किया गया जिसने 37,500 फी ली है, वो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को सुपरवाइज करेगा। ठीक,
यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द अमाउंट एट विच द मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। आपने बताना सर कितने अमाउंट पे ए लिमिटेड अपनी बुक्स में मशीनरी को रिकॉर्ड करेगा। एज पर आपका AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर हम लोग क्या किया करेंगे, एएस का नाम और नंबर जरूर मेंशन किया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, एज पर AS10 कोमा इनवर्टेड कोमाज property plant and equipment, cost of machine, will be पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए सर सबसे पहले क्या आएगा सर, परचेज प्राइस है कितने से सर, 1,27,50,000 से। आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,12,500। अच्छा, और क्या क्या है सर, साइट प्रिपरेशन एंड फाउंडेशन कितने से सर, आपका 2,10,000 से। उसके बाद देखिए सर आपका, एक सेकंड, आर्किटेक्ट की सैलरी 35,000 पर मंथ। $140। उसके बाद सर इंजीनियर फी आपका, इंजीनियर फी कितने से 37,500 से। कॉस्ट ऑफ मशीन सर आ गया 1,33,50,000। लिखेंगे जल्दी से। आइए अब डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट में क्या नहीं आएगा। देखिए एक बात कंफर्म है कि जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट आएंगे। तो कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, मैं रूटीन में सिर्फ अपना बिजनेस करता हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने एक एक्वायर की। अब रूटीन में जो मैं बिजनेस करता हूं सर, उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, मेरे जर्नल ओवरहेड होते हैं रूटीन में सर, वो नहीं आएंगे। ठीक जी सर, मैंने कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की है, इंट्रोड्यूस किया है। मैं पहले डायमंड में डील करता था, अब मैंने गोल्ड में डील करना स्टार्ट कर दिया। अब गोल्ड के बारे में लोगों को कैसे बताऊं सर, ठीक है, तो मैंने क्या किया सर, कुछ खर्चा कर दिया उसको लॉन्च करने पे। ठीक जी सर, ऐसा भी हो सकता है सर कि मैंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके ऊपर खर्चा कर दिया। ठीक, तो वो जो खर्चा आपने किया है लॉन्चिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, उसका खर्चा सर नहीं आएगा। ठीक है जी सर, कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं आएगा। सर मैंने इनॉग्रेशन किया है, सर बिजनेस को ओपन किया है, उसका खर्चा नहीं आएगा।
मैंने न्यू लोकेशन से बिजनेस शिफ्ट कर लिया, यहां पे फेस टू फेस की क्लासेस चलती थी पहले इस एरिया में, अब मैंने क्या किया, शिफ्ट करके मैं इस एरिया में आ गया हूं। तो यहां पे मान लो मैं कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करता हूं तो वो तो कैपिटलाइज हो जाएगा। यहां से मैंने बिजनेस शिफ्ट किया और शिफ्टिंग के खर्चे हुए हैं, मशीन यहां से हटाई और मशीन यहां पे इंस्टॉल कर दी, ठीक। तो ये जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है सर, ये मशीन के शिफ्ट करने के जो खर्चे हैं सर, ये सब कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक जी सर। बिजनेस में कोई ऑपरेटिंग लॉस हो गया मेरे को, जैसे मान लो क्या हुआ, मैंने एक मशीन लगाई कि मैं प्रोडक्ट एक्स बेचूंगा। अब प्रोडक्ट एक्स में सर जो उसका सेलिंग प्राइस मेरे को मिल रहा है प्रोडक्ट एक्स के अगेंस्ट, और जो मेरी उसको बनाने में कॉस्ट आ रही है, उन दोनों में डिफरेंस है और कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है सर, वो कॉस्ट मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा, उस लॉस को मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा। सर मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा था, कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया, हुआ क्या, जैसे मान लो हमने इवनिंग में बोला, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने मजदूर को कि आप एक काम करो, मसाला बना लो और 4 फीट की दीवार अभी निकलेगी, उसने 6 फीट की दीवार के लिए मसाला बना दिया, 2 फीट की दीवार का मसाला खराब हो गया सर, वो एबनॉर्मल लॉस है, कोई फॉल्टी वर्क हो गया सर डिजाइनिंग में, और उसके ऊपर से दोबारा खर्चा करना पड़ा सर, एबनॉर्मल लॉस है, वो कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक। हमने क्या किया सर, एक प्रोडक्ट बनाया, अब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताएं, हमने क्या किया, प्रोडक्ट को एज ए फ्री सैंपल बांट दिया। अगर हमने प्रोडक्ट को एज ए फ्री सैंपल बांट दिया, अगर हमने प्रोडक्ट को एज ए फ्री सैंपल बांट दिया, ठीक है, तो सर जो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो सर कॉस्ट में नहीं आएगी। यहां देखिए सर, एक बार ना पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। इनिशियली हम लोग पीपी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, कॉस्ट पे। अब ये जो नोट्स है ये सर इनिशियल रिकॉग्निशन के रिगार्ड में है। पहला डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात करता है, सेकंड कॉस्ट में क्या क्या आएगा उसके एग्जांपल के बारे में बात करता है, रिस्पेक्टिव आइटम के बारे में बात करता है, ठीक। अब यहाँ पे सर जो डी पॉइंट है ये मेरा पेंडिंग है, इस पॉइंट का नंबर सर अभी नहीं आएगा, या तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा या फिर अगली क्लास में आएगा, ठीक। कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड सर नहीं आएंगे। कॉस्ट इनकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, सर आपने कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस सर इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, उसके ऊपर जो कॉस्ट है सर वो नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी और इनोग्रेशन, कॉस्ट ऑफ न्यू बिजनेस, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस और ऑपरेटिंग लॉस, ठीक है। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आइए एक बार अब ये सारे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सिनेमा हॉल कितने का बना, 10 करोड़ का सर, कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। सर स्टार को बुलाया, 1 करोड़ की कॉस्ट आई, 20 लाख का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आई, मतलब 1 करोड़ उसको फी दी और 20 लाख एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आई, 1.2 करोड़ का खर्चा हुआ। क्या ये सिनेमा हॉल की डायरेक्ट कॉस्ट है, नहीं सर, ये तो एक तरीके से बिजनेस के प्रमोशन का एक्सपेंडिचर है सर। असेट को लॉन्च करने से रिलेटेड सर क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो सर ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिनेमा हॉल बनाया 10 करोड़ का, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया कितने का सर, 15 लाख का। अगर 15 लाख का एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सर नहीं आएगी, ठीक जी सर। सिनेमा हॉल सर पहले 3 महीने हमने क्या किया, टिकटें सस्ती बेच दी सर, ये तो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर हो गया ना, हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैंने एक रिकॉर्डिंग सेटअप लगाया, ठीक है, और मैंने सर एक बैच रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब मैंने बैच को सर क्या किया, डिस्काउंट पे बेच दिया, तो सर जो डिस्काउंटेड प्राइस पे मैंने बैच बेचा, जितना मेरे को उसमें लॉस हुआ सर, क्या उससे रिकॉर्डिंग सेटअप की कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं, रिकॉर्डिंग सेटअप अपने आप में एक अलग सेट होगी, ठीक। सिनेमा हॉल सर 10 करोड़ की कॉस्ट आई, ठीक है। टू रन द सिनेमा हॉल प्रॉपरली उसको रन करने के लिए एक ट्रायल रन की नीड हुई 7 डेज के लिए, टू चेक वर्किंग कंडीशन ऑफ ईच इक्विपमेंट, सर ये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि सर ये नेसेसरी था सिनेमा हॉल को चलाने के लिए, ठीक है जी सर। सर ट्रायल रन सिनेमा हॉल को चलाने के लिए नेसेसरी कैसे था, देखिए बेटा यहाँ पे ना मैंने क्लियर लिख दिया है, टू रन द सिनेमा हॉल ए ट्रायल रन वाज नीडेड, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ट्रायल रन अगर नहीं करेंगे तो प्रॉपर सर सिनेमा हॉल का आउटपुट नहीं आएगा, या ऐसे कह सकता हूं मैं, सिनेमा हॉल को प्रॉपर वर्किंग में कंडीशन में लाने के लिए सर पहले से टेस्ट करना पड़ेगा, और ये सर हमने क्या किया, ट्रायल रन चलाया 7 डेज का, ठीक। तो सर इस कोर्स को हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक जी सर। मैं आपको अभी 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद ना ट्रायल रन के पॉइंट को मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है जी सर। एक काम करेंगे एक बार ना, थर्ड पॉइंट पे आएंगे, कोस्ट डज नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड, ठीक है सर। कोस्ट इनकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है सर।
कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी और इनोग्रेशन कॉस्ट ऑफ न्यू बिजनेस, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ बात कर रहा है एडवर्टीजमेंट की ना। मैं एक काम करता हूँ, आपको स्पेशल पॉइंट लिखवा देता हूँ, पॉइंट नंबर जी, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, ठीक जी सर, चलिए। क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं? ऑन 1 अप्रैल X1 XYZ लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीन अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक। सर XYZ ने क्या किया? एक मशीन एक्वायर की है। एक प्यारी सी बात और आपको बताऊं मैं, जी सर, मेरी बात सुनना। यहां मैंने असेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, ठीक है जी सर, इस डेट पे, और यहां पे सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। यहां जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर, मेरी असेट क्या है? रेडी टू यूज होगी, ठीक है जी सर। यहां तक के इस डेट तक के खर्चे मैं क्या करूं? कैपिटलाइज करूंगा। अगर इसके बाद मैं कोई भी खर्चे करता हूं सर, तो मैं उसे कैपिटलाइज नहीं करूंगा। कहता है एक बार अगर असेट रेडी टू यूज हो जाती है तो वहां तक के खर्चे हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद के खर्चे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। आइए मैं एक बार इस पॉइंट को रीड करा देता हूं। पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे। एनी कोस्ट इनकर्ड ऑन पीपी आफ्टर इट इज रेडी टू यूज शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। सर अगर एक बार प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रेडी टू यूज होगी तो उसके ऊपर जो भी कॉस्ट इनकर्ड करेंगे सर, आप उसे सर कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी सर। चलिए सर, डेट ऑफ यूज से देखेंगे या रेडी टू यूज से? रेडी टू यूज से, जिस दिन असेट सर यूज होने के लिए रेडी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उसे एक्चुअली यूज किया या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आगे क्या लिखता है क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीन अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितने से? 80 लाख, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी सर कैपिटलाइज कर देंगे, डिलीवरी फी कैपिटलाइज कर देंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट सर कैपिटलाइज कर देंगे, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग सर, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया सर? टेस्ट किया है, तो सर ये एक तरीके से ट्रायल रन होगा, कैपिटलाइज कर देंगे। परचेज ऑफ ए 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर, ये देखिए सर, यहाँ असेट आ गई जी सर। अब कॉन्ट्रैक्टर के साथ सर हमने एग्रीमेंट कर लिया कि अगले 5 साल तक वो हमें क्या करेगा सर? सर्विस प्रोवाइड करेगा इसको मेंटेन करने की, ठीक है। तो सर ये तो आपका सर फ्यूचर की रनिंग कॉस्ट होगी, तो आप इसे क्या करेंगे सर? पिनल अकाउंट में ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर एलोकेट कर लेंगे, ठीक। असेट की कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। परचेज ऑफ ए 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर सर 7 लाख से, ठीक। इन एडिशन टू द अबव इन्फॉर्मेशन सर, इनके अलावा XYZ Limited was granted a trade discount of 10% on initial list price of the asset। सर ये जो लिस्ट प्राइस है, इस पे जो वेंडर है मशीन का, उसने हमें 10% डिस्काउंट दिया, ठीक। XYZ Limited paid for the plant on 20 अप्रैल X1, ठीक। सर उसने प्लांट के अगेंस्ट 20 अप्रैल को पे कर दिया। एट व्हाट कॉस्ट द असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, लिखेंगे सर। एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सर हम AS का नाम और नंबर जरूर लिखेंगे, ठीक है जी सर। एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन shall be calculated as follows। cost of machine shall be calculated as follows। particulars rupees।
सर देखिए, आपका जो लिस्ट प्राइस है कितने से है? लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन सर 80 लाख से, उसमें से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन एज रिड्यूस्ड विद डिस्काउंट, ठीक। $72 लाख प्लस इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख, प्लस क्या आएगा, डिलीवरी फी कितने से सर 1 लाख। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 lakhs, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग 4 lakhs, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग सर आपका 4 lakhs। क्या जो 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो आएगा? नहीं सर। आपका कॉस्ट ऑफ मशीन कितने से सर 92 lakhs लिखेंगे। एक सेकेंड, 72 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख, हाँ जी 92 लाख लिखें। नोट लिखेंगे। The 5 year maintenance contract cost, the 5 year maintenance contract cost shall be allocated over a period of 5 years. ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे। पढ़िए क्वेश्चन 3। देखिए क्या लिखता है, एक्स लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन ए बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज ऑन 1 अप्रैल x0। सर एक्स ने क्या किया, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया अपने यूज के लिए, कब से, 1 अप्रैल x0 से। द फॉलोइंग कोस्ट आर इनकर्ड, ये कुछ कॉस्ट इनकर्ड की है। परचेज प्राइस ऑफ लैंड, स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी। सर देखिए परचेज प्राइस ऑफ लैंड कैपिटलाइज हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी एंड फी लीगल फी से कैपिटलाइज हो जाएगा। आर्किटेक्ट फी सर कैपिटलाइज हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन
सर कैपिटलाइज हो जाएगा, मटेरियल कैपिटलाइज हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, जर्नल ओवरहेड सर ये आपके रूटीन के खर्चे कैपिटलाइज नहीं होगा। अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1 lakh हैड बीन स्पॉइल्ड and therefore wasted and a further rupees 150 was spent on account of faulty design work। वो ये कह रहा है जो ये 10 लाख की मटेरियल कॉस्ट है ना, देखिए अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख हैड बीन स्पॉइल्ड, सर 1 लाख की मटेरियल कॉस्ट स्पॉइल्ड होगी एंड देयर फोर वेस्टेड, इसलिए सर वो वेस्ट होगी, एंड ए फर्दर 150 वाज स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क। सर 150 का और मटेरियल सर हमने क्या किया, खर्च कर दिया फॉल्टी डिजाइन वर्क के ऊपर। तो सर 1 लाख का ये एबनॉर्मल लॉस है, 150 का ये एबनॉर्मल लॉस है, तो 250 का एबनॉर्मल लॉस सर आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। एज रिजल्ट इसकी वजह से ऑफ दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम की वजह से वर्क ऑन द बिल्डिंग वाज स्टॉप्ड फॉर 2 वीक ड्यूरिंग नवंबर X0। ठीक सर, नवंबर X0 के दौरान सर 2 वीक तक बिल्डिंग के ऊपर सर क्या हुआ, काम रुक गया। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट, और इस बात का एस्टिमेट लगाया गया 22,000 ऑफ द लेबर कॉस्ट रिलेट टू दैट पीरियड। उतने टाइम पीरियड के लिए सर जो लेबर कॉस्ट है वो 22,000 है। ठीक है, तो सर मेरी बात सुनिए, आपकी बिल्डिंग का काम रुका हुआ है, अब लेबर कॉस्ट सर आपको पे करनी पड़ रही है, तो वो भी क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन January 1st X1 एंड ब्रोट इन यूज April 1st X1। देखिए बिल्डिंग सर आपकी 1 जनवरी को कंप्लीट होगी, तो हम लोग क्या करेंगे 1 जनवरी X1 तक के जो खर्चे उसे कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टेंजिबल नॉन करंट एसेट एज एन एडिशन। ठीक है, आपने क्या करना, बिल्डिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करनी। ठीक है जी सर, आइए क्वेश्चन नंबर 3। एज पर AS10 कोमा इन्वर्टेड कोमाज, एज पर AS10 कोमा इन्वर्टेड कोमाज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, कोमा cost of building, cost of building shall be calculated as follows। cost of building shall be calculated as follows। ठीक जी सर, आइए सबसे पहले क्या आएगा, परचेज प्राइस ऑफ लैंड कितने से, सर 30 lakhs, प्लस स्टैम्प ड्यूटी एंड लीगल फी सर 2 lakhs, प्लस क्या आएगा आर्किटेक्ट फी टू lakhs, साइट प्रिपरेशन 50,000 से, प्लस मटेरियल कॉस्ट सर देखिए 10 लाख की मटेरियल कॉस्ट है, इसमें से 1 लाख का सर मटेरियल स्पॉइल्ड हो गया और 150 का सर फॉल्टी डिजाइन वर्क पे हमने खर्च कर दिया, तो 750 आ गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितने से, सर 4 लाख माइनस
सर 22,000 का एबनॉर्मल लॉस। $3,78,000 टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि इसमें लैंड भी इंक्लूड है। ये देखिए 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 750 प्लस 378, सर ये आ गया 45,78,000। लिखेंगे नोट, लिखेंगे नोट, एबनॉर्मल लॉस are not considered abnormal loss are not considered as a part of cost of property plant and equipment, as a part of cost of property plant and equipment। देखिए जर्नल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी आप अगर एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं जो असेट को उस पोजीशन और कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है जैसा मैनेजमेंट उसे यूज करना चाहता है, मतलब जैसे मैनेजमेंट उसे ऑपरेट करना चाहता है। ठीक जी सर, तो आप क्या करेंगे सर, उस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर, आइए एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। मेरे को सिनेमा हॉल बनाना था, ठीक है जी सर, उसके लिए मेरे को एक लैंड चाहिए थी जी सर। मैंने एक जगह देखी और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ना कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है पहले से ना, एक बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव इस बिल्डिंग को यूज करना है या लैंड को यूज करना है? सर लैंड को यूज करना है। मैंने क्या किया सर, ये लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की मान लेते 5 करोड़ में। ठीक है जी सर, तो एक तो जो मैं 5 करोड़ रुपए पे करूंगा वो कैपिटलाइज कर दूंगा, जो मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए वो कैपिटलाइज कर दूंगा जी, बिल्कुल ठीक है। एक बात और, अब मेरे को सिनेमा हॉल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसे हटाना पड़ेगा, यहाँ से डिमोलिश करना पड़ेगा इसे। अब अगर मैं इसे डिमोलिश करता हूं तो मेरी 50 लाख की कॉस्ट आती है, तो मैं 50 लाख की कॉस्ट को क्या करूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर नेसेसरी है टू ब्रिंग द सेट टू द कंडीशन एंड लोकेशन एंड कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है जी सर, अब यहाँ पे सर क्या हुआ, 10 लाख का खर्चा हो गया मान लो, सॉरी 50 लाख का खर्चा होगा, कैपिटलाइज कर दूंगा, 10 लाख की स्क्रैप बिक गई है। दोबारा बोलूं इस बात को, हाँ जी सर। सर इस स्ट्रक्चर को हटाने में 50 लाख की कॉस्ट लगी और 10 लाख इसकी स्क्रैप बिक गई, तो मैं फिर क्या करूँ, 40 लाख से सर इसे क्या करूँगा, कैपिटलाइज करूँगा। ठीक है जी सर, आइए जो नोट्स हैं इसमें पॉइंट नंबर 11 पे आएंगे। इन केस एनी पीपी इज परचेज, ठीक है, अगर आपने कोई पीपी परचेज की है एंड नीड टू डिमोलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग द पीपी, पीपी को यूज करने के पर्पज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको ना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना पड़ेगा। देन एनी डिमोलिशन एक्सपेंसिव नेट ऑफ एनी रिकवरी सेल बी कैपिटलाइज्ड, तो उस केस में सर जो भी आपका डिमोलिशन एक्सपेंसेज है नेट ऑफ एनी रिकवरी उसे आप क्या कर देंगे सर, कैपिटलाइज कर देंगे। जो भी आपका डिमोलिशन एक्सपेंसेज है नेट ऑफ एनी रिकवरी उसे आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर, आइए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ पे ना रेफरेंस क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। रेफरेंस क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए क्वेश्चन 5।
देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, प्रीत लिमिटेड इंटेंड टू सेटअप ए स्टील प्लांट, ठीक। सर प्रीत को क्या करना था, एक स्टील प्लांट लगाना था, फॉर विच इट हैज एक्वायर्ड ए डिलेपिडेटेड फैक्ट्री आएगा ये ना, इसलिए सर जीर्ण अवस्था में, खराब अवस्था में, ठीक है। हैविंग एन एरिया ऑफ 5000 एकड़ एट ए कॉस्ट ऑफ 60,000 पर एकड़। सर उसने 5000 एकड़ एक्वायर किए 60,000 पर एकड़ के हिसाब से, ठीक। प्रीत लिमिटेड हैज इनकर्ड रुपीज 1.10 करोड़ ऑन डिमोलिशिंग द ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग देयर ऑन। सर प्रीत ने क्या किया, 1 करोड़ 10 लाख का खर्चा किया सर ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर था उसे डिमोलिश करने के लिए, ठीक। A sum of 63 lakh, including 5% GST thereon, was realized from the sale of material salvage from the site. सर 63 लाख की उसे रिकवरी हुई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 63 लाख में सर जीएसटी का अमाउंट है आपका 5%, इसका मतलब सर हमें जीएसटी पे करनी पड़ेगी, तो नेट रिकवरी कितनी आ गई सर 60 लाख, ठीक। तो हम क्या करेंगे सर 1 करोड़ 10 लाख जो डिमोलिशन एक्सपेंडिचर है उसे कैपिटलाइज कर देंगे और उसमें सर क्या करेंगे, ये जो स्क्रैप बिके उसे माइनस कर देंगे। A sum of rupees 63 lakh was realized from the sale of material salvage from the site. Preet Limited incurred stamp duty and registration charges of 7% of land value, paid legal and consultancy charges rupees 8 lakh for land acquisition and incurred 125 on title guarantee insurance. सर ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द लैंड एक्वायर्ड लिखेंगे एज पर AS 10 property plant and equipment, as per AS 10 property plant and equipment comma initial cost of land shall be calculated as follows. पर्टिकुलर्स रुपीज, अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो ये करोड़ में है, एक सेकंड सर 5000 इंटू 60,000, हम एक काम करते लैक्स में लिख लेते हैं, तो 3000 आपका लैक्स आ जाएगा, लिखेंगे रुपीज इन लैक्स। सबसे पहले आएगा परचेज प्राइस, क्या आएगा परचेज प्राइस, $3,000 लैक्स। अच्छा आपने सर क्या किया है, आपने स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए। मेरी बात सुनना ध्यान से सर, मैंने एक लैंड परचेज की 3000 की, ठीक है, और उसके रिगार्ड में सर मैंने कुछ कंसल्टेंसी चार्जेस पे किए हैं, मैंने कुछ सर कमीशन पे किया है, ब्रोकरेज पे की, ठीक है जी सर। तो आप एक बात बताइए, जो मैं स्टैम्प ड्यूटी पे करूंगा क्या ब्रोकरेज वगैरह ऐड करके पे करूंगा या सिर्फ जो प्राइस है उसके बेस पे पे करूंगा। देखिए बेटा, जो आपका स्टैम्प ड्यूटी होती है ना वो हमेशा जो परचेज प्राइस है उसके ऊपर सर पे होती है, ठीक है। तो सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्टैम्प ड्यूटी है वो आपका 3000 पे कैलकुलेट करेंगे, प्लस आएगा स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। टू 210 आएगा, 2100 नहीं 210। चले आगे जी सर। सर देखिए आपने डिमोलिशन एक्सपेंसेस पे किए, नेट ऑफ सॉल्वेज वैल्यू, सॉल्वेज इनकम लिख देते हैं सर 110 लाख से माइनस 63 लाख 50 लाख लीगल एंड कंसल्टेंसी फी पे की है, कितने से सर आपका 8 लाख से।
आपने सर टाइटल गारंटी इंश्योरेंस कराया है, क्योंकि ये आपका इनिशियल कॉस्ट है। इनिशियल इंश्योरेंस जो होता है उसको भी हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। टाइटल इंश्योरेंस, गारंटी इंश्योरेंस, टाइटल गारंटी इंश्योरेंस, 1.25 टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड। कितना अमाउंट आएगा, 3000 प्लस 210 प्लस 50 प्लस 8 प्लस 1.25, ये आ गया सर आपका 3269.25। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रायल रन को ना एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रायल रन का मतलब होता है सर वो रन जो असेट को एक्टिव करने के लिए, असेट को रेडी टू यूज करने के लिए सर नेसेसरी है। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। सिर्फ ट्रायल रन वर्ड लिखा है, इसका कति मतलब ये नहीं कि ये खर्चा नेसेसरी है। मेरी एक मशीन है, ठीक है जी सर, उस मशीन को जब मैं यूज करूंगा तो जो उस मशीन से फाइनल प्रोडक्शन आएगा सर, उसकी क्वालिटी केवल तभी आ पाएगी सर, मतलब प्रोडक्शन तभी आ पाएगा जब मैं 5 kg रॉ मटेरियल वेस्ट कर दूंगा। अब आप बताइए, अगर मैं रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं करता तो क्या फाइनल प्रोडक्ट आ पाएगा? नहीं सर। तो सर ये आपका ट्रायल रन नेसेसरी है, इसलिए उसे हम क्या करें, कैपिटलाइज कर दें। ठीक जी सर। मैंने एक सिनेमा हॉल बनाया, ठीक है, बात सुनना ध्यान से। अब मेरे को लगा कि यार सिनेमा हॉल जो है पता नहीं चल पाएगा नहीं चल पाएगा, एक काम करते हैं ट्रायल बेस पे ना 1 महीना टिकट के रेट कम कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्रायल बेस पे टिकट के रेट कम किए हैं। टिकट के रेट कम करने से सर जो अपना सिनेमा हॉल है उसको थोड़ा हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, हम तो उसको एक तरीके से रन करने के लिए सर प्लान कर रहे हैं। तो सर फिर ये जो ट्रायल रन है ये आपका कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक जी सर। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखता है? एन अम्यूजमेंट पार्क हैज ए सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन। अब ये देखिए यहाँ पे बच्चा कहता है सर ट्रायल रन लिखा है, ट्रायल रन का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो नेसेसरी है। ट्रायल रन का मतलब क्या, उसने ट्रायल बेस पे सर स्टार्ट किया। देखिए एन अम्यूजमेंट पार्क हैज ए सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन। टिकट्स आर सोल्ड एट ए 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 80%। सर जो टिकट है वो 50% डिस्काउंट पे बिकी है और ऑपरेटिंग कैपेसिटी सर 80% है। द ऑफिशियल ओपनिंग डे ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क इज 3 months लेटर। 3 महीने के बाद सर हम क्या करेंगे, उसकी ऑफिशियली ओपनिंग कर देंगे। मैनेजमेंट क्लेम दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज ए ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द amusement park to be in a condition capable of operating in the intended manner. Accordingly, the net operating cost incurred should be capitalized. Comment नहीं सर, हम उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। The net operating cost should not be capitalized but should be recognized in the statement of P&L even though it is running at less than full operating capacity. In this case, 80% of the operating capacity. There is a sufficient evidence that the amusement park is capable of operating in the manner intended by management. सर वो उस कंडीशन में है ऑलरेडी, सिनेमा हॉल रेडी है, सब कुछ ठीक है। हमने कहा जी 1 महीना ट्रायल रन पे चला लेते हैं, तो वो ट्रायल रन नेसेसरी थोड़ा है। हाँ, अगर सिनेमा हॉल की फीचर ऐसी है सर कि वो सर जब तक हम लोग ट्रायल रन नहीं करेंगे वो ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा, फिर सर वो नेसेसरी हो जाएगा। ठीक है जी सर। देयरफॉर दीज कॉस्ट आर स्पेसिफिक टू द स्टार्टअप एंड देयरफॉर शुड बी एक्सपेंसेस एज इनकर्ड। अगर हम शिफ्ट करते हैं अपने ऑफिस को, बिजनेस को, तो क्या शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होंगे? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। एंटिटी ए हैज एन एग्जिस्टिंग फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी फैक्ट्री प्रॉपर्टी। सर एंटिटी ए के पास क्या है, एग्जिस्टिंग फ्रीहोल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी है विच इट इंटेंड टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। सर जिसे वो नॉक डाउन और रीडेवलप करना चाहता है, ठीक है।
ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्परेरी साइट। ये देखिए सर, ड्यूरिंग रीडेवलपमेंट सर क्या होगा, कंपनी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को मूव कर रही है, ठीक है, दूसरी साइट पे। द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल बी इनकर्ड। सर ये कुछ इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर्ड हुई है। सेटअप कॉस्ट ऑफ 5 लाख टू इंस्टॉल मशीनरी इन द न्यू लोकेशन। नई लोकेशन पे सर फैक्ट्री को मतलब मशीन को इंस्टॉल करने के लिए सेटअप कॉस्ट लगी है 5 लाख। देखिए सेटअप कॉस्ट 5 लाख लगी है मशीन को न्यू लोकेशन में इंस्टॉल करने के लिए। रेंट 15 लाख, रिमूवल कॉस्ट ऑफ 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम द ओल्ड लोकेशन टू द टेम्परेरी लोकेशन। कैन दीज कॉस्ट बी कैपिटलाइज इनटू द कॉस्ट ऑफ द न्यू बिल्डिंग? नहीं सर। कंस्ट्रक्टिंग और एक्वायरिंग ए न्यू asset may result in incremental cost that would have been avoided if the asset had not been constructed or acquired। ठीक है जी सर। These costs are not to be included in the cost of the asset if they are not directly attributable to the bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। ये तो सर सेंटेंस आपको याद भी हो गया होगा। The cost to be incurred by the company do not meet the requirement of AS10 and therefore cannot be capitalized। सर ये देखिए सर, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है, ठीक है, जिसको सर हम अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जो असेट का पार्ट होती है हम उसे ही सर क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जर्नली क्या होता है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होती है हम उसे यूजफुल लाइफ के दौरान यूज करते हैं और उसके बाद क्या होता है सर, यूजफुल लाइफ के बाद एज ए स्क्रैप वैल्यूज को हम बेच देते हैं। यहां पे सर मैंने क्या किया, एक असेट परचेज की, ठीक है जी सर, और 5 साल में असेट को यूज करूंगा। तो यूज करने के बाद सर जनरली क्या होता है, असेट की स्क्रैप वैल्यू होती है। ठीक जी सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बात सुनना ध्यान से। हमारा एक हॉस्पिटल है, हमने एक मशीन परचेज की। सर जो मशीन है ना वो एक बीमारी को खत्म करने के लिए सर यूज होगी। ठीक है जी सर। सर हमने 1 अप्रैल X0 को ये मशीन परचेज की है और इसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर है। हम इसे यूज करेंगे कब तक, 31 मार्च X5 तक। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है सर, 5 साल है। हम इसे 5 साल तक यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। अब मशीन की फीचर ऐसी है सर कि 5 साल के बाद ये बिकेगी नहीं, बल्कि इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और डिस्पोजल कॉस्ट आएगी, क्योंकि मशीन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल है सर जो नुकसान कर सकते हैं, इसलिए सर उसको प्रॉपर पैक वगैरह करके डिस्पोज करना पड़ेगा, डिस्पोजल कॉस्ट आएगी। ठीक जी सर। मैं मान के चल रहा हूं सर, हमने जो मशीन परचेज की यहाँ पे वो 10 लाख की परचेज की। कितने की परचेज की, 10 लाख की। ठीक जी सर। 5 साल के बाद हमें क्या करना पड़ेगा सर, डिस्पोजल कॉस्ट आएगी कितने से, मान लेते 50,000 से। 5 साल के बाद क्या आएगा, डिस्पोजल कॉस्ट आएगी कितने की, 50,000 की। ठीक है जी सर। अब इस डिस्पोजल कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए अगर देखा जाए सर तो ये डिस्पोजल कॉस्ट किस वजह से इनकर्ड होगी, असेट के परचेज करने की वजह से। अगर हम असेट को परचेज ही ना करें तो ये डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड होनी ही नहीं। इसका मतलब सर जब हमने असेट को परचेज किया होगा, हम पहले ही क्या करेंगे सर, एस्टिमेट लगाएंगे कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। तो सर AS10 ये कहता है आप क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे ना। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए सर इसकी आज वैल्यू क्या है। और सिंपल समझिए, मार्केट में रेट मान लेते हैं 10% है। ठीक जी सर। मैं आपको कहता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं 5 साल के बाद आपको 50,000 रुपीज पे करूंगा। आज आप मेरे को 50,000 रुपीज पे कर दो, तो क्या आप पे करोगे सर? दोबारा बोलो, सेंटेंस को थोड़ा घुमा के बोलता हूं। मैंने आपको बोला कि आज आप मेरे को 50,000 रुपीज दो। आज आप क्या करो, मेरे को 50,000 रुपीज दो और 5 साल के बाद मैं आपको 50,000 रुपीज वापिस दे दूंगा। तो क्या आप एग्री होंगे? नहीं सर। आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, या तो आप एक काम करो, 50,000 रुपीज आज हमसे ले लो और 5 साल के बाद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके हमें पे कर दो। या दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या बोलेंगे, सर 50,000 रुपीज आप हमें 5 ईयर के बाद पे कर देना,
आज हम आपको जो पैसे देंगे कितने देंगे? आप बोलेंगे सर देखिए, अगर मार्केट में रेट 10% है तो 50,000 डिवाइड बाय 1.1, 1, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। 5 ईयर के सर हम लोग क्या करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करेंगे। हम आपको आज 31,046 ये पेमेंट करेंगे। ठीक है जी सर, बात सुनना ध्यान से। 31,046 का जो अमाउंट है, ये अमाउंट आप निकालेंगे एज पर एएस सर 29। ये जो कैलकुलेशन होगी एएस 29 के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन इस अमाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, एएस 10 कहता है आप इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। आप इसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। मतलब अगर आपने मशीन परचेज की है 10 लाख की, ठीक है, 5 ईयर के बाद सर डिस्पोजल कॉस्ट इनकर्ड होनी है 50,000, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर अगर 10% है तो आप क्या करेंगे सर, इस 50,000 की पहले प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एज पर एएस 29, और फिर इस अमाउंट को सर आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो आप असेट को सर रिकॉर्ड करेंगे 10,31,046 पे। बन की बात जी सर। आइए ये बात मैं आपको रीड करवा देता हूं। ये बात मैंने दो जगह लिख रखी, दोनों जगह रीड करवाता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेज नंबर 1 पे आएंगे, एएस 10 के पेज नंबर 1 पे आएंगे, और यहां देखिए सर क्या लिखा हुआ है, कोस्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग। कोस्ट में क्या क्या आएगा, कोस्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग, कोस्ट में क्या क्या आएगा, डी पॉइंट, द इनिशियल एस्टिमेट। सर इनिशियल का मतलब जिस डेट पे आपने असेट को एक्वायर किया उस डेट पे जो एस्टिमेट है, ऑफ द कोस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड। ये रिस्टोरिंग का मतलब क्या बताऊंगा, सच अमाउंट शैल बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। मैं आपको ना 2-3 अलग अलग केस बताता हूँ, फिर इस सेंटेंस को पढ़ाऊंगा, ठीक है जी सर। पहला केस क्या है कि हमने एक मशीन परचेज की, 5 ईयर के बाद उसे डिस्पोज करना पड़ेगा। तो सर हमें पता है कि हमने आज मशीन को परचेज किया है, 5 ईयर के बाद उसकी डिस्पोजल कॉस्ट आएगी। तो जो उसकी 5 ईयर के बाद से डिस्पोजल कॉस्ट आएगी, यूजफुल लाइफ का जो डिस्पोजल कॉस्ट आएगी, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू से क्या करेंगे सर, कैपिटलाइज कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये कॉन्सेप्ट है एएस 29 का, ठीक जी सर। आगे बात सुना ध्यान से। भारत सरकार ने मेरे को बोला आप ना स्टील का प्लांट लगा लीजिए। हमने कहा जी बिल्कुल लगा लेंगे, लेकिन हमारे पास जमीन नहीं, जमीन कौन देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती जमीन हम दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को जमीन अलॉट कर दी, मैंने क्या किया सर, आज उसके ऊपर प्लांट लगा लिया सर, स्टील का प्लांट लगा लिया, ठीक है जी सर। अब सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ कि 20 ईयर तक मैं क्या करूंगा, इस लैंड को यूज करूंगा। 20 ईयर के बाद यहां से मेरे को प्लांट हटाना पड़ेगा, ठीक है जी सर। अगर मैं 20 ईयर सर प्लांट यहाँ पे लगा के रखता हूँ, तो सर जो जमीन है, जो लैंड है, उसकी पोजीशन पूरी तरह से खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, लैंड को प्रॉपर उसी लेवल पे रिस्टोर करके देना पड़ेगा। उसी लेवल पे क्या करके देना पड़ेगा, रिस्टोर करके देना पड़ेगा, ठीक। अब बात सुनना, आज मैं जो फैक्ट्री लगा रहा हूं, स्टील का प्लांट लगा रहा हूं, ठीक है जी सर, मेरे को पता है कि 20 ईयर के बाद क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, तो रिमूवल कॉस्ट आएगी। और इतना ही नहीं, जो लैंड है उसकी पोजीशन ठीक करनी पड़ेगी, उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। तो सर जो भी डिस्पोजल कॉस्ट आएगी, जो भी लैंड को रिस्टोर करने की कॉस्ट आएगी, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से सर मैं क्या करूंगा, आज अमाउंट को कैपिटलाइज कर दूंगा। और बात सुनना, मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा भाई साहब मेरे को रिकॉर्डिंग सेटअप लगाना है। उसने कहा लगा लीजिए। मैंने कहा जी आपकी जगह चाहिए रेंट पे। उसने कहा ठीक है, मैं आपको ना अपना ऑफिस रेंट पे दे दूंगा, लेकिन साहब देखिए आप इसके अंदर क्या करोगे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसी पोजीशन में मैं आपको ऑफिस दे रहा हूं, मेरे को ऐसी पोजीशन में ऑफिस चाहिए। अब रिकॉर्डिंग सेटअप के लिए सर मेरे को क्या करना था सर, स्टूडियो बनाना था, और स्टूडियो के लिए सर मेरे को सर स्टूडियो में ना कुछ ऐसा सेटअप करना था कि बाहर की आवाज़ें ना आए। इसके लिए मैंने एक बंदे से बात की, उसने कहा सर यहाँ पे ना कुछ दीवारें तोड़ी जाएंगी और अलग से सर यहाँ पे शीशे वगैरह लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब उस बंदे ने मेरे को बोला कि साहब देखिए आप रिकॉर्डिंग सेटअप लगा लीजिए, लेकिन मान लो हमारा एग्रीमेंट 5 साल का, 5 साल के बाद आपको मेरे को सेम पोजीशन में बिल्डिंग देनी पड़ेगी। अब 5 साल के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, सर वो जो दीवारें तोड़ी थी उसको ठीक करके देना पड़ेगा। तो सर अब मेरे को आज ही पता है कि जो रिकॉर्डिंग सेटअप का खर्चा है, इस खर्चे में एक खर्चा और भी है। कौन सा खर्चा है, 5 साल के बाद जब मैं इसे सर क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग सेटअप को यहां से लेके जाऊंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, मेरे को ना जो मैंने बिल्डिंग तोड़ी है उसको ठीक करके देना पड़ेगा। तो सर वो कॉस्ट मैं क्या करूंगा सर, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके कैपिटलाइज कर दूंगा। वाई प्रेजेंट वैल्यू, सर देखिए
ये कॉस्ट कब इनकर्ड होगी? 5 साल के बाद। और आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से सर अमाउंट कितना आएगा? सर आज तो अमाउंट कम आएगा, क्योंकि 5 साल के बाद अगर 50,000 का इनकर्ड होना अमाउंट, तो आज उसकी वैल्यू क्या है? कम आएगी। ठीक जी सर। तो अब पढ़िए, डी पॉइंट, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द cost of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, such amount shall be recorded at present value। ठीक है सर, आप इनिशियल एस्टिमेट लगाएंगे उस कॉस्ट का जो डिसमेंटल कॉस्ट हो सकती है, रिमूविंग कॉस्ट हो सकती है, या फिर सर आपका रिस्टोरिंग कॉस्ट हो सकती है। ठीक, उस अमाउंट को आप क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 7, decommissioning, restoration and other liability, cost of dismantling, removal and site restoration। ठीक, इफ एनी ड्रोल मतलब decommissioning, restoration and आपका other liability is aimed, सर पहले से पता है, at the time of disposal of asset, then provision of such cost shall be capitalized at its present value। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर? जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उस कोस्ट की, उसे आप कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक जी सर। आइए, मैं दो प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट और आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की क्लास की छुट्टी करेंगे। ठीक है जी सर। 5-10 मिनट क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम लोग मैनेज कर लेंगे। कुछ क्लासें छोटी भी तो हो जाती है। बात सुनना ध्यान। AS 10 बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। ठीक है सर। AS 16 बात करता है बोरोइंग कॉस्ट की। AS 16 में हम बोरोइंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में 2 से 3 मिनट लेके कुछ बातें बता देता हूं। AS 16 ये कहता है, अगर आप बोरोइंग कॉस्ट इनकर करते हैं इन रिलेशन टू क्वालिफाई एसेट, तो आप क्या करेंगे? बोरोइंग कॉस्ट को क्वालिफाई एसेट में कैपिटलाइज कर देंगे। अगर आप बोरोइंग कॉस्ट इनकर करते हैं अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट, तो आप क्या करेंगे? बोरोइंग कॉस्ट के अमाउंट को P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, AS 16 क्या कहता है? सर AS 16 ये कहता है कि अगर आप बोरोइंग कॉस्ट इनकर करते हो, बल्कि मैं इस लाइन को लिख देता हूं, बोरोइंग कॉस्ट अगर आप क्या करते हैं? इनकर करते हैं क्वालिफाई एसेट में, तो आप क्या करेंगे सर? कैपिटलाइज कर देंगे। अगर आप बोरिंग कॉस्ट इनकर करते हैं अदर देन क्वालिफाई एसेट, तो आप क्या करेंगे? P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। सर क्वालिफाई एसेट कौन सी एसेट होती है? वो एसेट होती है जिसको सर कंस्ट्रक्शन करने में, एक्विजिशन करने में 12 मंथ या उससे ज्यादा लगते हैं। ठीक जी सर। तो मेरे साथ साथ एक बार फिर से बोलेंगे, बोरोइंग कॉस्ट अगर इनकर करते हैं हम लोग ऑन क्वालिफाई एसेट, तो सर क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब है हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में उसे ऐड कर देंगे। ठीक, और सर क्वालिफाई एसेट वो एसेट होती है जिसको सर बनने में, एक्वायर करने में 12 मंथ या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता है। ठीक जी सर। बाकी डिटेल डिस्कशन सर हम लोग AS 16 में करेंगे, अदर देन ऑन क्वालिफाई एसेट। तो क्या करेंगे सर? इस अमाउंट को P&L अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। चलिए, अब मैं एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। आज मान लेते हैं 1 अप्रैल X1 है। ठीक है, आज 1 अप्रैल X1 है। मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब लैपटॉप है? उसने कहा हाँ जी। लैपटॉप मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि मैं सर लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम करूंगा। ठीक है जी सर। मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई साहब लैपटॉप है? उसने कहा हाँ जी। मैंने कहा कितने का है? उसने कहा जी 1 लाख का। मैंने कहा आप मेरे को जानते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल जानता हूँ। मैंने कहा अगर मैं पैसे 1 साल बाद दूं तो चलेगा? उसने कहा सर क्या बात करें, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको जो पेमेंट करूंगा वो 1 अप्रैल मान लो X2 को करूंगा। ठीक है। उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आप 1 साल के बाद पेमेंट कर देना, लेकिन 1 साल के बाद आपको 1,10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 1,10,000 की। ठीक जी सर। मैंने कहा भाई साहब
ये किस बात के लिए? उसने कहा सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए। हमारा भी तो नुकसान होगा कहीं ना कहीं। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, लैपटॉप पैक कर दीजिए, मैं 1 साल के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। मैं आपको पेमेंट 1 साल के बाद कर दूंगा। ठीक जी सर। तो यहाँ पे ये बताइए, जो लैपटॉप है मैं उसे 1 लाख पर रिकॉर्ड करूंगा या 110 पर रिकॉर्ड करूंगा? जो लैपटॉप है मैं उसे 1 लाख पर रिकॉर्ड करूंगा, 110 पर रिकॉर्ड करूंगा? सर एक बार पूरी स्टोरी दोबारा बताइए। मैंने क्या किया सर, एक लैपटॉप परचेज करना था, मैं एक दुकान पे गया, मैंने उससे पूछा भाई साहब लैपटॉप कितने का? उसने कहा सर अगर आप आज पेमेंट करोगे तो 1 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप पेमेंट 1 साल के बाद करोगे तो आपको पेमेंट 1,10,000 की करनी पड़ेगी, 10,000 की आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया सर, डिसाइड किया कि मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि मैं लैपटॉप कितने पर रिकॉर्ड करूं? AS10 ये कहता है अगर आप डेफर्ड पेमेंट करते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं, तो आप असेट को रिकॉर्ड करेंगे इक्वल टू कैश प्राइस। आप 1 लाख पे सर क्या करेंगे, असेट को रिकॉर्ड करेंगे, और 10,000 सर आपके लिए क्या बन जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगा। बल्कि मैं एक काम करूं, जी सर इसे 12,000 कर देता हूं ताकि अमाउंट अलग से दिखे। 1,12,000 है तो 12,000 सर मैं क्या करूंगा, एज ए इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक जी सर। मेरी बात फिर से सुनिए ध्यान से। अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, किस टर्म्स में सर, डेफर्ड पेमेंट के टर्म्स में, तो हम लोग क्या करेंगे सर, असेट को रिकॉर्ड करेंगे इक्वल टू कैश प्राइस, और जो भी रियल पेमेंट है और कैश प्राइस है उसका डिफरेंस सर हम लोग क्या करेंगे, एज ए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक जी सर। ये बात सर बहुत ज्यादा आसान है। बिल्कुल सर। यहां पे हम लैपटॉप को 1 लाख पर रिकॉर्ड करेंगे और सर 12,000 अपने लिए फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगी। ठीक जी सर। मैं इससे एक स्टेप और आगे जाना चाह रहा हूं, आप एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री। मैंने एक एग्जाम्पल लिखवा रखा है, ठीक है, तो अभी आप उसको रेफर नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग इसी को लेके सर एक बार एंट्री पास करेंगे। आप जल्दी से एंट्री पास कीजिए। यहां पे एक छोटी सी गलती हो जाती है बच्चों से, चेक करते हैं। देखिए 1 अप्रैल X1 को मैं क्या एंट्री पास करूंगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट कितने से सर, 1 लाख से, कैश प्राइस के बराबर रिकॉर्ड करूंगा। टू वेंडर कितने से रिकॉर्ड करूंगा सर, वेंडर को हमें अल्टीमेट पेमेंट करनी है 112, तो मैं 112 से रिकॉर्ड करूंगा। मैं 112 बोल रहा हूं, यहाँ 1 लाख लिखा गया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बच्चे पता क्या गलती करते हैं, वो 1,12,000 पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब वेंडर को। गलत है। क्यों सर, हमें तो वेंडर को 112 पेमेंट करनी है, नो डाउट हमें वेंडर को 112 पेमेंट करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज के दिन तो लाइबिलिटी मेरी 1 लाख की है, 12,000 का इंटरेस्ट तो 1 साल के बाद लगेगा ना। मतलब सर, मतलब साफ है कि आप इनिशियली क्या करेंगे सर, लैपटॉप रिकॉर्ड करेंगे कैश प्राइस के बराबर, और उतनी ही लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको रियल में पेमेंट ज्यादा करनी सर, तो बैलेंस जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 1 साल के बाद की कॉस्ट बनेगी। अच्छा, यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं सर, यहीं पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंटरेस्ट तो सर 1 साल के बाद रिकॉर्ड होगा। आप बेसिकली क्या एंट्री पास करेंगे सर, 1 अप्रैल X2 को दो अल्टरनेटिव एंट्री पास करने के, मैं आपको दोनों अल्टरनेटिव बता देता हूँ। एक तो वेंडर डेबिट 1 लाख से, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 12,000 से, टू बैंक अकाउंट 1,12,000। और या फिर दूसरी एंट्री क्या बन सकती है सर, मतलब अल्टरनेटिव एंट्री क्या बन सकती है, इंटरेस्ट का आप खर्चा रिकॉर्ड करेंगे टू वेंडर कितने से, 12,000। ठीक है, आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया जी सर, लाइबिलिटी बढ़ा दी 1 साल के बाद। एंड वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात क्या है कि आप ना इस खर्चे को, जो इंटरेस्ट का खर्चा है, इसे 1 साल बाद रिकॉर्ड करेंगे, आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक जी सर। चलिए ये एंट्री मैंने लिखवा रखी है। पॉइंट नंबर सर, पहले 8 पे चलते हैं।
बोरोइंग कोस्ट shall be treated as per the provision of AS16 के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करेंगे। ठीक जी सर। मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप डेफर्ड पेमेंट करेंगे तो कैश प्राइस और एक्चुअल पेमेंट का डिफरेंस सर आपका फाइनेंस चार्जेस रिकॉर्ड होगा। अब वो फाइनेंस चार्जेस P&L अकाउंट में जाएगा या कैपिटलाइज करेंगे सर, ये देखा जाएगा कि जो असेट आपने एक्वायर की वो क्वालिफाई है तो उसे कैपिटलाइज कर देंगे, और अगर नॉट क्वालिफाई तो P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। ठीक जी सर। डेफर्ड पेमेंट, इन केस एनी payment is deferred, then difference between actual amount paid and cash price shall be recognized as interest amount. Such interest expenses shall be treated as per AS16। ठीक है जी सर। आपने असेट परचेज की सर 30,000 की क्रेडिट पे, कैश प्राइस 28,000 था, तो 2,000 का सर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। एक प्यारी सी बात और, मैंने कहा भाई साहब मैं लैपटॉप परचेज करूंगा, उसने कहा ठीक है 1 लाख का लैपटॉप है। मैंने कहा मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दूंगा, 40,000 की पेमेंट 1 साल के बाद, 40,000 की पेमेंट अगले साल के बाद, और 40,000 की पेमेंट अगले साल के बाद। तो इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, लैपटॉप को 1 लाख पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, वेंडर 1 लाख पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेस पर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब एक ऐसा रेट जो 40,000 40,000 40,000 120 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख के बराबर ले आए। ठीक जी सर। नोट, if there is a time gap between two payment is more than 1 year, then IRR shall be calculated for the purpose of recording interest expenses। देखिए सर, अगर 1 साल का गैप है तो जो आप रियल पेमेंट करेंगे और जो सर कैश प्राइस है उतना खर्चा 1 साल का आ जाएगा, इंटरेस्ट का खर्चा। ठीक जी सर। अगर आप पेमेंट सर क्या करेंगे सर, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड में करेंगे, तो जो पेमेंटें होंगी सर, आप सर क्या करेंगे उनको प्रेजेंट वैल्यू पर निकालेंगे सर। ठीक है, कैश प्राइस के बराबर, और एक रेट निकालेंगे जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक जी सर। If there is a time gap between two payment is more than 1 year, then IRR shall be calculated for the purpose of recording interest expenses। ठीक, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए सर आप क्या करेंगे, IRR इंटरनल रेट ऑफ सर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सर आप कंसिडर करेंगे। ठीक जी सर। चलिए अब एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर क्लास की छुट्टी करेंगे। जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 निकालें। देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred these cost. Cost of the plant, sir, cost as per supplier invoice plus taxes 25 lakh, सेम कोस्ट आ जाएगी जी सर। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कोस्ट सर 2 लाख कैपिटलाइज कर देंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, प्लीज एडवाइज ABC ऑन द बेसिस ऑन द कोस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद AS10। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन सर 6 लाख से आ जाएगी। कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द प्लांट, सर आपने प्लांट को एक्वायर करने के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया 7 लाख। सर कंसल्टेंसी के बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी सर। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, ये देखिए सर आपने क्या किया, पेमेंटें बाद में की, इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा 2 लाख। सर ये कैपिटलाइज नहीं होगा क्योंकि ये असेट सर एक परचेज असेट है। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, एग्जाम के लिए हम लोग प्राइमा फेसी क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन असेट को क्वालिफाई मान के चलते हैं। ठीक जी सर। बाकी डिटेल चर्चा सर मैं इसके बारे में AS16 में डिस्कस करूंगा। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेट डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर, सर ये कैपिटलाइज हो जाएगा। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, सर ये कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक जी सर। तो 43 लाख की कॉस्ट आ गई। ये देखिए सर, डेफर क्रेडिट पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया है 2 लाख वो कैपिटलाइज नहीं होगा, और 4 लाख सर आपका जो ऑपरेटिंग लॉस है वो कैपिटलाइज नहीं हुआ। ये दोनों कॉस्ट सर आप कहाँ लेके जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक जी सर। चलिए जी, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन है, आप उन्हें करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 लिखेंगे,
होमवर्क क्वेश्चन 37। चलिए जी, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।